बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बात में आपको खुशामदीद कहती हूँ और मैं हूँ गज़ल अशरफ अवान। बात करेंगे जी कि इस्लामाबाद की बड़ी यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बड़ा अफसोसनाक वाक़या कल गुज़श्ता रोज़ पेश आया है। दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ। एक ग्रुप जो है वो बलोच कौंसल तलबा का ग्रुप है और एक पख्तून कौंसल तलबा का ग्रुप है। और तसादुम की वजह ये सामने आई है कि जो पख्तून कौंसल तलबा का ग्रुप है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत और ताकतवर जो है वो जाहिर कर रहे थे और ये तासुर उन्होंने यूनिवर्सिटी में फैलाया। और फिर जो बाकी जो ग्रुप्स थे उनको मरूब करने की कोशिश भी की गई, बच्चियों को भी हिरासा करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ हमने देखा कि लिसानियत परस्ती की बुनियाद पर, नस्ल और लिसानियत परस्ती की बुनियाद पर आज़ादाना इस्तेमाल किया गया डंडों का, पिस्टल्स का। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ भी की गई यूनिवर्सिटी में। इसकी क्या वजूहात हैं और क्या ये जो अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है हमारी नई नस्ल के अंदर, इसकी क्या वजूहात हैं? और ये आए रोज़ हम जो वाक़यात देख रहे हैं, इससे पहले इस्लामिक यूनिवर्सिटी, उससे पहले हमने देखा कि पंजाब यूनिवर्सिटी, अब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को सील भी कर दिया गया है, बंद भी कर दिया गया है, हॉस्टल्स भी खाली करवा दिए गए हैं। तो ये सारे ताने बाने कहाँ जाकर मिलते हैं? प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में इसको मौज़ूअ बहस भी बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा फैसला जिसका सबको इंतज़ार था। 2 दिन ये समाअत जारी रही। बड़ा मामूली सा ये मामला था लेकिन बड़ा इसको क्रिटिकल बना दिया गया और आईनी बहरान इससे पैदा कर दिया गया। गवर्नर कहते थे जी कि इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है, इलेक्शन कमीशन कहते थे कि आपका इख्तियार है, गवर्नर्स का इख्तियार है, सदर कहते थे मेरा इख्तियार है, हुकूमती इत्तेहाद कहते थे कि आपका इख्तियार नहीं है। और फिर ये मामला गोल 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 घूमता रहा लेकिन तारीख नहीं दी गई। और फिर सदर साहब ने सेशन 57A के तहत 9 अप्रैल की तारीख दे दी। मामला चला गया अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, आज खुद नोटिस लिया गया। आज खुद नोटिस जब लिया गया तो 9 रुकनी बेंच बनाया गया। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि इस 9 रुकनी बेंच में से 2 जजेस जो हैं वो खुद को अलग कर लें और फुल कोर्ट बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए। फिर हमने देखा 2 दिन ये समाअत जारी रही और बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल ये मामला हो गया। और फिर हमने देखा कि जहाँ पर 2 जजेस को अलग करने की बात की जा रही थी, 4 जजेस ने खुद को अलग कर लिया। 5 रुकनी जजेस का ये बेंच रह गया, उसने समाअत सुनी, उन्होंने ये सारा फैसला सुना। और फिर हमने देखा कि मुख्तलिफ इदारों के जो वकला थे वो भी आए, उन्होंने अपने दलाइल दिए, एतराज़ात भी किए गए। दलाइल कल मुकम्मल हो गए थे और आला अदलिया की जानिब से कहा जा रहा था कि आज ये फैसला सुना दिया जाएगा और सुबह ये फैसला सुना दिया गया। जब ये फैसला सुनाया तो उसमें कहा गया कि पंजाब में सूबाई इलेक्शन 9 अप्रैल को होंगे। विफाक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए तमाम सहूलियात भी फराहम करेगा। इलेक्शन कमीशन सदर और गवर्नर से मुशावरत का भी पाबंद है। क्या ये तीनों लोग एक पेज पर मुत्तफिक होंगे? इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे मोहसिन रजा खान, एनालिस्ट भी हैं, डायरेक्टर सच न्यूज़। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे राजा आमिर अब्बास, एक्स प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी हैं, एनालिस्ट भी हैं आप। इसके साथ साथ बतूल राजपूत साहिबा हमारे साथ ऑन स्काइप मौजूद होंगी, एंकर पर्सन भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। सबसे पहला सवाल मोहसिन साहब आपसे करना चाहूँगी, कहिएगा मामला सारा कंट्रोवर्शियल हो गया था, आईनी बहरान क्रिएट हो गया था, एक दूसरे की तरफ फिंगर पॉइंट की जा रही थी, आपने देनी है, आपने देनी है, अब क्लैरिटी हो गई है? मैं समझता हूँ कि ये जो अदालती फैसला है इसे क्लैरिटी के बजाय और इहवाम पैदा हुआ है। इसमें अभी एक नुकता ये उठाया जा रहा है कि ये 5 जजों का फैसला है या 7 जजों का फैसला है। तो इसके लिए कोई एक फरीक यकीनन सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करेगा और उनको उनसे इस सिलसिले में रहनुमाई चाहेगा। देखें, इस केस का एक पस मंज़र भी है जी। उस पस मंज़र को भी देखना ज़रूरी है कि लाहौर के CCPO के तबादले के मामले में फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले के ख़िलाफ़ अपील होती है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लेते हैं और उसी में वो एक नोट लिख कर चीफ जस्टिस को भेजते हैं कि इलेक्शन के मामले का खुद नोटिस लिया जाए जी। तो हमने देखा है कि 2 जजों में से एक जज के ख़िलाफ़ ऑडियो लीक्स भी आई और उनके ख़िलाफ़ ही रेफरेंस भी दाखिल हुआ, जबकि एक जज जो है, मोहतरम जज जो हैं, उनके बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले ही खदशात का इज़हार करी थी और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करी थी, बल्कि
मरीम नवाज शरीफ ने तो सरगोदा के जलसे में 5 किरदारों के नाम लिए हैं, जिनमें 2 सिटिंग जज शामिल हैं। जी। तो बहरहाल ये देखा हमने कि उन 2 जजों ने अपने आप को सुप्रीम कोर्ट की बेंच से अलहदा कर लिया, जबकि 2 जज जो थे, यहिया अफरीदी और अतर मीर अल्लाह, इन्होंने मेंटेनेबिलिटी पे अपनी राय दी और उन्होंने कहा कि ये पिटीशन जो है मेंटेनेबल नहीं है, तो इसके साथ वो अलहदा हो गए। अब 5 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया है ये 2-3 से है, और 3 जज जो हैं उनका अक्सरियत की फैसला जो हमारे सामने है, लेकिन मुल्क में एक इबाम की कैफियत है और कहा जा रहा है कि 4 जजों ने जो है इस पिटीशन को खारिज किया है। और क्या मामला है ये ज़्यादा तो राजा अहमद अब्बास साहब भी इसके बारे में हमें आगाह कर सकेंगे, लेकिन बहरहाल मुल्क में जो कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए था वो और बढ़ रहा है, और बढ़ गया। राजा आमिर अब्बास साहब, आप कहिएगा, जैसे कि मोहसिन साहब ने भी कहा कि अब ये इब्हाम की कैफियत सी पैदा हो गई है, और ये भी कहा जा रहा था कि आर्टिकल 254 लागू होता है अगर मखसूस मुद्दत में इलेक्शंस नहीं होते। इस हवाले से भी थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइएगा कि ये आर्टिकल कैसे लागू होता है और कैसे असरअंदाज होता है इस सारी सूरत हाल पर। देखिए, ये फैसला जो उनसे है, अगर इसका आप पहली सतर पढ़ लें, पहली लाइन पढ़ें, तो उधर लिखा हुआ है विद द मेजॉरिटी ऑफ 3 to 1। फैसला हम किसको कहते हैं? फैसला उसको कहते हैं कि जहां पे कोर्ट की हियरिंग होती है और कोर्ट की हियरिंग के दरमियान आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं, और फिर एक फैसला आता है जिसको वो जजेस साइन कर देते हैं जो फैसला दे रहे होते हैं। और इसी जज के फैसले के अख्तिताम पर अगर आप देखेंगे तो जो जिन्होंने फैसला दिया है उसमें 5 दस्तखत मौजूद हैं। इट मीन्स के इसके टाइटल में आप देखें 5 जजेस का नाम भी लिखा हुआ है, और ये 5 जजेस ने ही केस सुना, केस 7 जजेस ने नहीं सुना। शुरू में जैसे मोहसिन साहब ने कहा कि 9 जजेस थे, 9 जजेस पे फिर एतराजात उठाए गए, तो उन एतराजात की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है, जो मास्टर ऑफ रोस्टर भी होते हैं, उन्होंने इसमें एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया। तो वो पुराना बेंच खत्म हो गया, एक नया बेंच बना, और नए बेंच ने ये हियरिंग की जिसमें पीडीएम के जो वकील थे वह और पीपल्स पार्टी के, उनसे पूछा गया कि जी बेंच की जो फॉर्मेशन पे आपकी दरख्वास्त थी उसको आप प्रेस करना चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, हमारा मसला हल हो गया है, हम अब इसी बेंच के सामने ये 5 रुकनी जो है अपना केस चलाएंगे। 5 रुकनी बेंच ने जब केस शुरू किया, 2 रोज इसमें दलाइल दिए गए, और 2 रोज पीडीएम की मुस्लिम लीग नून हो या पीडीएम के पीपल्स पार्टी हो या जेयूआई, ये 3 मेन जमातें थी, इनके किसी वकील ने अदालत में एक लफ्ज नहीं कहा कि जनाब 2 जजेस भी इस बेंच के मेंबर हैं या उन्हें भी बुला लिया जाए, क्योंकि फैसला तो हियरिंग के बाद होता है, आर्गुमेंट्स के बाद होता है। एनी हाउ ये फैसला आ जाता है, और इस फैसले में जो बात की जा रही है अभी इब्हाम वाली, तो मैं समझता हूँ कि जो शख्स कानून की बड़ी बेसिक्स समझता है तो उसके नजदीक ये कोई इब्हाम की बात नहीं, दुनिया में कहीं ये इब्हाम की बात नहीं होगी कि ये फैसला 5 जजेस ने सुना, उसमें से 3 की मेजॉरिटी ने एक फैसला दे दिया, 2 ने इख्तिलाफी वोट दे दिया। तो अब ये इस किस्म की बात जो की जा रही है, ये एक बहुत ही मुज़ाहिका का इस बात है कि जनाब ये 7 जजों ने फैसला दे दिया, भाई मेरे कहाँ पे दे दिया, पढ़ ले, हमने 31 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, ऐसे कभी नहीं फैसले देखे कि जी जो जजेस शामिल ना हो, जो उस बेंच से हट जाए, नया बेंच बन जाए तो उनको भी शामिल कर लिया जाता है। दिस इज ओनली टू क्रिएट कि वो जो मुल्क में पहले से एक सियासी बदअमनी चल रही है, एक अनसर्टेनिटी चल रही है, एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चल रही है, और जो पीडीएम ने पहले और इलेक्शन कमीशन ने पिंग पॉन्ग की एक गेम शुरू की थी कि आप करेंगे इसमें ऐलान, आप करेंगे इसमें ऐलान, जिसका मकसद यही था कि इलेक्शंस को टाइम पे ना कराया जाए विद इन 90 डेज। वो अब चूंकि अदालत ने उसका नोटिस लिया और 2 पिटीशंस भी आ गई, स्पीकर्स की तरफ से भी और इस्लामाबाद बार काउंसिल की तरफ से भी, तो अब ये क्लियर क्रिस्टल की तरह हो गया है फैसला 3-2 का है। ये 4 वाली बात तो
अगर वो है तो वो तो कह रहे हैं हम रिव्यू लगाएंगे, तो फिर अगर वो 4 से वो समझते हैं 3 का फैसला है, तो फिर रिव्यू का आएगा, फिर तो वो कहेंगे जी ठीक है हमारे हक में हो गया फैसला, हम रिव्यू नहीं लगाएंगे। लेकिन वो रिव्यू की बात कर रहे हैं। फैसला इटसेल्फ जो है वो बड़ा क्लियर कर दिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने सदर को इख्तियार दे दिया कि आपने पंजाब की असेंबली का जो है जनरल इलेक्शंस की डेट दे देनी है, और केपी में गवर्नर को कह दिया और साथ कह दिया कि 90 डेज का जो है पीरियड ध्यान में रखते हुए आपने ये डेट देनी है। अलबत्ता पंजाब में जो 9 अप्रैल की सदर ने डेट दी, उसके बारे में जब ये चीज सर्विस करके आई कि जी वो इलेक्शन शेड्यूल तो अगर अभी भी हम शुरू करें तो 8-9 दिन आगे होगा, तो उसमें बड़े क्लियर अल्फाज में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि या तो आप इसको स्क्वीज करें, या इवन अगर सिर्फ और सिर्फ पोलिंग का डे, बाकी चीजें इस 45 दिन के अंदर होंगी, अगर पोलिंग का डे 4-5 रोज या 10 रोज आगे जाता है उस इलेक्शन शेड्यूल की वजह से, तो उसकी उन्होंने इजाजत दे दी। लेकिन सर एक तो ही चीज ये भी कहिएगा कि जब दो तो जजेस जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज किया, क्या वो एतराज जो था वो अस खुद नोटिस के ऊपर था या फिर 90 रोज में आइन के जो तकाजा है उस पर था? इसकी भी थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिएगा। उन्होंने मेरिट्स पे तो बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट का कहा फैसला आ चुका है इस मामले में, जिसका मतलब उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट ने 90 दिन की बात की थी, उन्होंने इससे एग्री किया। 90 दिन की हद तक वो एग्री करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि चूंकि ये मैटर लाहौर हाई कोर्ट में अब इंट्रा कोर्ट की अपील की सूरत में पड़ा है, तो ये वहां से फैसला आना चाहिए। तो उन्होंने ये जो आर्टिकल 184(3) की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इनका कहना था कि ये इस वक्त नहीं एक्सरसाइज की जा सकती, और इस टेक्निकल बुनियाद पे उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिया। ठीक है, बतूल भी हमारे साथ मौजूद है। बतूल, आप बताइएगा इस सारी सूरत हाल का अहाता आप कैसे करेंगी? देखिए, ये एक नई बहस शुरू हो गई है कि 2-3 है या 4-3 है। ऑल्दो मैं लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन आई वाज टॉकिंग टू सम रेलेवेंट पीपल टू अंडरस्टैंड दिस। तो उसमें से ज्यादातर लोगों की राय है कि जब एक नया बेंच बनता है, और इस केस में भी एक नया बेंच बना है, जो पहले दो जस्टिस थे उन्होंने अपने आप को इससे इंचार्ज जस्टिस ने अपने आप को इससे अलग किया, और फिर चीफ जस्टिस जो कि उनकी डिस्क्रेशन होती है कि बेंच में कौन शामिल होगा या नहीं, किस मामले पे खुद नोटिस होगा या नहीं, ये उनका डिस्क्रेशन है। इस पे किसी को इतराज हो सकता है, लेकिन इस्तेहकाक उन्हीं का है। तो उन्होंने नए सिरे से चूंकि एक नए बेंच का आगाज किया था और ऐलान भी किया था, जिनमें 5 जजेस शामिल थे। तो और उसका जो कंपैरिजन हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी और ट्विटर पे कि पनामा के केस के साथ हो रहा है। पनामा की केस में कुछ जजेस ने अपना फैसला पहले सुना दिया था और वो समातों का हिस्सा नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर दी या बेंच टूट गया। और उस केस में भी जब फैसला आया था तो सबके सिग्नेचर्स मौजूद थे। तो ये पहली बात तो है, कंपैरिजन ही बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात ये कि जो वजीर कानून साहब ये कह रहे हैं कि हमारे नजदीक ये 4-3 का फैसला है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ऑल्दो ही इज अ लॉयर, एक ओपिनियन ये है कि चूंकि नए सिरे से बेंच बना है तो इस पे ये जो लीगल मैटर्स होते हैं उसमें तो हमारे मुल्क में यही एक बार है कि हम बार बार कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, बार बार हमें तशरीह दरकार होती है। ये एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट है। लेकिन मेरे लिए ज्यादा अचंभे की और परेशानी की बात इस पूरे सिनेरियो में ये है कि एक पूरे बेंच में अगर 4 जजेस को या 3 जजेस को एक बात पे एतराज है या वो अपना एक ओपिनियन दे रहे हैं, तो उसको कंसिडर क्यों नहीं किया जा रहा। मेरे लिए ये ज्यादा अफसोस की बात है। मेरे ज़हन में सवाल उठा है कि और हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट ने भी सवाल उठाया कि क्या जुडिशरी के अंदर भी डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमें नजर क्यों नहीं आ रही हैं। क्योंकि जिन पहले ये मुतालबा किया गया सिंध बार काउंसिल से और पाकिस्तान बार काउंसिल से कि काजी फायज ईसा और दूसरे कुछ जस्टिस को इसमें शामिल किया जाए, फिर इवेंट की जो मरियम नवाज ने पब्लिक गैदरिंग में एक ऐलानात बयान दिया, तो उसके बाद ये एक बड़ा एक नी जर्क रिएक्शन की तरह हमने देखा कि ये बेंच से उन्होंने जस्टिस याया ने और जस्टिस तकवी ने अपनी अलहदगी कर लिया, थरमिनल्ला भी अलग हो गया और एक और जस्टिस साहब भी। लेकिन मुझे मेरे ज़हन में एज अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, आई हैव दिस क्वेश्चन इन माय माइंड कि अगर कुछ जजेस को एतराज था कि ये खुद आपने क्यों लिया है, तो उनको सुना जाना चाहिए था।
अगर कुछ जजेस को ये एतराज़ था कि ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट इन दरख्वास्तों को 3 दिनों में निपटा चुके हैं, तो वो सुना जाना चाहिए था। तो ये जुडिशरी के अंदर ही, चाहे चीफ जस्टिस साहब के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं, लेकिन अगर उनके अपने कॉलीग्स एक इख्तिलाफ राय उनके सामने प्रेजेंट कर रहे थे, तो वो कंसिडर क्यों नहीं हुई? मुझे लगता है इस वक्त ये एक बहुत ज़्यादा नुक्ता है जिस पे हमें कंसिडर करना चाहिए। और बाकी ये जो फैसला है, चूंकि सिचुएशन इलेक्शन की तरफ जा रही है और मुल्क की ज़रूरत है, तो इवेंचुअली मेरे लिए तो अच्छी खबर है कि हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। वरना पहले तो हम इतने रिडिकुलस, आई एम सॉरी, बेवकूफ़ाना सवाल के पीछे पड़ गए थे कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान, हालांकि सब जानते थे जिम्मेदारी है। कुछ इदारे अपना मुंह भी छुपा रहे थे, कुछ इदारों की पोजीशन कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, लेकिन ये जो भी फैसला है, इस फैसले की टेक्निकलिटी से आपको एतराज़ हो सकता है, आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ये फैसला सियासी मंजरनामे को किस तरफ लेके जा रहे हैं, मुझे लगता है वो हम सब चाहते हैं कि इलेक्शंस हों। बाकी ये कि अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या करता है, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है 40 प्लस या 40 प्लस 50 डेज तो चाहिए होते हैं, मिनिमम 54 डेज इस एक्सरसाइज के लिए इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, तो आप समझती है कि जुडिशरी के अंदर ही कुछ जो है ये इख्तलाफात भी पाए जा रहे हैं। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन का भी आपने जिक्र किया, कल भी उसका इजलास है, आज भी मुशावरत के लिए हंगामी इजलास हुआ था, लेकिन अब वो फिर कल पे चला गया है। अच्छा मोहसिन साहब, मुझे ये कहिएगा, जैसे बतूल ने टेक्निकलिटीज़ की बात की है, इलेक्शन कमीशन ने अब इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। अगर इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं वो कहते हैं कि कोई प्रोसीजरल या फिर टेक्निकलिटीज़ की बिना पर कहते हैं कि वो जिम्मेदारियाँ नहीं जारी रखेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? ये सवाल मैं आमिर साहब से भी पूछूंगी, लेकिन पहले मैं आपका इस पर पॉइंट जानना चाहूंगी। देखें, इलेक्शन 90 दिन में कराने का हमने सुना हुआ है और आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन कराने हैं, लेकिन सूरत हाल क्या बनती है अभी तक तो कोई ऐसी वाज़ेह पिक्चर नज़र नहीं आ रही। इमरान खान साहब ने अपनी जेल भरो तहरीक ख़त्म करके और अपने तमाम लोगों को कहा कि पंजाब और केपी में वो इलेक्शन की तैयारियां करें जी। लेकिन कोई इलेक्शन का अभी माहौल बनता नज़र नहीं आ रहा। कल इलेक्शन कमीशन के इजलास के बाद वो सदर से क्या मुशावरत करते हैं और क्या बात होती है वो देखनी पड़ेगी। हमने पहले भी ऐसी मिसालें देखी हैं कि आला अदलिया के फैसले आए हैं और उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, और वो जो है वो बात ऐसी लगती है कि जैसे मजाक में उड़ा दी गई हो। हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फैसला दिया 29 दिसंबर को कि 30 दिसंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएँ, लेकिन वो नहीं हुए और अब 2 महीने गुजर गए हैं, कोई उसके ऊपर ना बात हो रही है, ना अदलिया ने कोई नोटिस लिया है, ना कोई हुकूमत ने, ना इलेक्शन कमीशन ने। इसी तरह हमने देखा कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जानब से बल्दियाती इदारे बहाल करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 10 महीने तक इत्तबा में डाले रखा और ना उस पर किसी को सजा हुई, ना कोई बात हुई और ना कोई एक्शन लिया गया। तो हम देखते हैं कि अदालतों के फैसले भी हवा में उड़ा दिए जाते हैं और जिस फैसले की मर्ज़ी होती है वो उठाकर उस पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ताकतवर हल्के, और जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती है उन फैसलों को ऐसे मजाक बना दिया जाता है। तो उसमें अदलिया की खामोशी और कोई एक्शन ना लेना ये भी समझ से बाज़तर है। अब इस्लामाबाद का मैंने हालिया मिसाल दी इस हुकूमत की, जबकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 10 महीने तक उस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब रिव्यू में क्या हुकूमत जाती है, इलेक्शन कमीशन जाता है, सदर ममलिकत जाते हैं, पीटीआई जाती है, ये तो पता चलेगा बाद में, लेकिन फैसला जो हुआ है वो तो कानून और आइन के मुताबिक अच्छा हुआ है और यही फैसला होना चाहिए था कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात हों। लेकिन इस फैसले के पीछे जो मुखालफिन या पीटीएम की हुकूमत का कहना है कि एक बदनीयती नज़र आती है
और उसका इजहार वो बार बार करते रहे हैं और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी इस बात को शिद्दत से उठाया और उसके नतीजे में हमने देखा कि ये बेंच भी टूटा और नया बेंच बन गया। लेकिन नए बेंच में अगर नया बेंच ये था तो फिर इसमें अतर मीन अल्लाह का और याया अफरीदी का नोट क्यों शामिल किया गया? ठीक है सर, ये भी कहिएगा, जैसे आपने अब बात की है कि आपको इलेक्शंस का माहौल नज़र नहीं आ रहा, पीटीआई ने बड़ा खैर मकदम किया इस चीज़ का, ठीक है, और फिर जो पीडीएम है जैसे वो हमने देखा कि राह फरार इख्तियार कर रही थी और जैसा उनका रवैया था, अब उनके पास कोई चांस है, उनके पास कोई हरबा है जिससे वो इसको डिले कर सकें? जी 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 सर, आपसे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पीडीएम की हुकूमत जो है जब से इक़्तिदार में आई है उसकी कोशिश है कि मुल्क में फौरी इंतखाबात ना हों। मरियम नवाज साहबा ने भी सदगोदा के जलसे में कहा कि हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं, लेकिन इमरान खान जो है 200 पेशियाँ मांगते हैं और ये हो और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो फैसले हुए हैं वो कलादम हो और एक लंबी चौड़ी लिस्ट उन्होंने गिनवा दी, जिसके पूरे होने में मैं समझता हूँ कि 5 साल भी बहुत थोड़े हैं। मतलब फिर ये आपको जो उनके मुतालिबात थे ये सिर्फ जलसों की हद तक ही लगने हैं? नहीं, जलसे में जो उन्होंने बात की है उसमें अगर मगर की है और अगर मगर के पूरा करने में 10 साल लगेंगे अगर उनकी फेवर की हुकूमत भी हो और सारे हालात उनके हक में हो। तो लगता नहीं है कि पीडीएम अभी इलेक्शन के लिए तैयार है और ये अगर इलेक्शन की एक सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग फैसला आ गया है और हुकूमत अगर ये इलेक्शन नहीं कराती तो मैं समझता हूँ कि मुल्क में एक तसादम की सूरत हाल बनेगी और मामलात बदलने के बजाय बिगड़ते चले जाएंगे, मामलात बिगड़ते चले जाएंगे। आमिर अब्बास साहब, मुझे आप कहिएगा, जैसे मोहसिन साहब ने भी कहा कि अभी माहौल उनको नज़र नहीं आता, और दूसरी ये बात कि जो टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पर मैंने पहले सवाल भी इनसे किया था कि अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि मैं नहीं करवा सकता या फिर कुछ और, तो फिर ये कौन इम्प्लीमेंट कराएगा, फिर क्या तरीक़ेकार होगा? देखिए, एक बात तो अभी मोहसिन साहब ने जो की कि अगर ये 5 मेंबर्स का जज है बेंच था तो अतर मिनल्ला या जस्टिस जो इसमें दूसरे थे याया उनका नोट भी शामिल है, तो वो नोट इसमें कतन शामिल नहीं है। अगर आप जजमेंट को देखेंगे तो इसके साथ जो नोट्स लगे हुए हैं वो सिर्फ 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान के हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मुंतोक़िब का है। इसमें कतन वो दोनों नोट्स नहीं है। ये जजमेंट की 13 सफ़ों की जजमेंट है, उसमें कहीं भी वो नोट्स नहीं है। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन के पास आइन में और कानून में गुंजाइश नहीं है कि वो इलेक्शन नहीं करा सकते, क्योंकि ये बात हियरिंग में भी हुई। इन्होंने रिकॉर्ड पे वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि गवर्नर को लिखा पंजाब को जब रेजोल्यूशन हुई कि आप हमें इलेक्शन की डेट दीजिए, और गवर्नर वो डेट नहीं दे रहे थे कि भाई मैं वो डेट नहीं दूंगा। इट मींस के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार था, और अब ये उन्होंने जो एक आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, ये उन्होंने लिख दी है कि जो सदर ममलिकत होंगे वो इलेक्शन कमीशन से क्या डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस नहीं होना कि जी आप करा सकते हैं या नहीं, वो डिस्कस ये होना है कि जो शेड्यूल आना है वो चूंकि उसकी डेट शायद 9 नवंबर किसी सदर पाकिस्तान ने दी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त है वो दे सकते हैं, उससे शायद कुछ रोज बढ़ रहे हैं। अब उस शेड्यूल को तय करने के लिए सिर्फ एक डेट देने के लिए कंसल्टेशन करनी है इलेक्शन कमीशन से, और उसके बाद फिर सदर को इख्तियार दे दिया गया है कि वो इलेक्शन की डेट का अनाउंस करें। और साथ ही कह दिया गया है कि जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं, इसी फैसले में लिखा है कि वो पाबंद हैं हर किस्म की मदद के लिए जो इलेक्शन कमीशन या हर किस्म की रिक्वायरमेंट जो इलेक्शन कमीशन मांगता है, चाहे वो सिक्योरिटी हो और चाहे वो मॉनिटरी सूरत में हो, वो देने के पाबंद हैं। ये उसका जो 100 का तीसरा क्लॉज थी, इस पे पूरा एक पैराग्राफ लिखा गया है। तो अब इलेक्शन कमीशन जिसका काम ये नहीं है डिसीजन लेना
उसका काम है इम्प्लीमेंटेशन। तो उसने इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहले भी डेट्स मांगा था, अदालत में भी उसने कहा कि जी हमें तारीख दे दी जाए तो हम करवाने के लिए तैयार हैं। एक बात हो रही थी कि जी सेंसस होगा, फिर डिजिटल सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, वो चीज अब खत्म कर दी गई है इस फैसले में, वो कहीं नहीं आ सकती। हाँ, अलबत्ता खुदा न खासा अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी हो जाती है केपी में या कहीं पे कि जी बिल्कुल मुमकिन नहीं रहता, तो फिर ये भी ज़हन में रखिए कि ये जरूरी नहीं कि केपी का और पंजाब का इलेक्शन एक ही दिन हो या दोनों होने जरूरी हो। अगर वहां पे खुदा न खास्ता लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो तो पंजाब का इलेक्शन फिर भी सदर ममलिकत जो डेट देंगे वो होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की फिलहाल ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आ रही। तो अब बात यही है जो अभी पॉलिटिकल साइड पे हमने देखा कि बात यह है कि वो तो इलेक्शन करवाना ही नहीं चाह रहे। वो करवाना नहीं चाह रहे थे तो गवर्नर्स ने एक गैर आईनी अमल किया जिसके बारे में लिखा गया है इस फैसले में कि गवर्नर का जो काम था वो गैर आईनी था। और उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के बारे में भी लिखा कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज देने में नाकाम हुए हैं। तो अब हुकूमत जोन सी है वो आइन से ऊपर नहीं है। हमने देखा एक स्टेज पे कि जब यूसुफ रजा गिलानी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे थे तो यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हुई, डिस्क्वालीफाई हुए और 5 साल के लिए नाअहल हो गए। 5 साल के लिए नाअहल हुए। वक्त की कमी है और हम आपको बताएं कि आज जो हमने ट्विटर पर अपनी पोलिंग क्रिएट की थी जिसमें हमारा सवाल ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट का 90 रोज में इलेक्शन कराने का फैसला दुरुस्त है। इसमें 89.1% हाँ में जवाब आया और 10.9% नहीं में जवाब आया। साथ ही साथ दूसरा सवाल हमारा जो था, क्या पीडीएम के फैसले के खिलाफ अपील दायर करनी चाहिए, हाँ में जवाब आया है 17.9%, जबकि 75% नहीं में जवाब आया। इसके साथ साथ क्या तालीमी इदारों में सियासत की इजाजत होनी चाहिए, 42.1% हाँ और 57.9% नहीं में जवाब आया है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल फिर हाजिर होंगे नए तबसरों नए तज्जियों के साथ। अल्लाह हाफिज।